साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव जी। बहुत पुराने नेता हैं और आरएसएस विचारधारा से जुड़े रहे हैं, पर मीडिया में कम आते आते हैं, अपना काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं। मैनपुरी एटा से उनका वास्ता है। पर हाल ही में जो उन्होंने राज्यसभा में एक स्पीच दी, उस स्पीच ने जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा चलता चला आ रहा है, जिसपे तमाम बीजेपी के लोग बात करते हैं, राइट विंग विचारधारा के लोग बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए, ये प्रक्रिया असंवैधानिक है। उन्होंने एक राज्यसभा में कुछ दिनों पहले एक स्पीच दिया, जो स्पीच बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और एक बार जिसे कहते हैं ना कि इस पूरे मुद्दे को फिर से जन्म दे दिया, या जिसे कहते हैं कि जलती आग में घी का काम किया है। मेरे साथ हरनाथ सिंह जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल से हमें वक्त दिया। हम इनसे 2 दिनों से वक्त मांग रहे हैं। सर, आपकी स्पीच तो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे हर जगह। आपकी स्पीच के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आपने अपने राज्यसभा के पटल पे ये बात रखी आपने कि इस एक्ट को लाया इसलिए गया कि देश में इस्लामीकरण किया जा सके, देश का इस्लामीकरण किया जा सके। ये बात आप राज्यसभा के पटल से बोलते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आप इस बात को इंडोर्स करते हैं या आपको लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दिया? देखिए, मैं जो कुछ बोला हूँ वो देश के हित में बोला हूँ। देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव को दृष्टिगत रहते हुए बोला हूँ। जब देश का विभाजन हुआ था उस समय ये समझौता हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कि जो मुस्लिम लोग वहाँ जाएंगे और यहाँ अपनी संपत्ति छोड़ जाएंगे, पाकिस्तान के से जो लोग हिंदू यहाँ आएंगे वो अपनी संपत्ति छोड़ जाएंगे, वो संपत्ति उन सरकारों की होगी। पाकिस्तान ने वो पूरी संपत्ति जो हिंदू छोड़ के आए थे स्वयं अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान छोड़ के गए उस संपत्ति को एक ये वक्फ नाम की संस्था बनाएगी। हाँ, और इसको दे दिया सब जो ये मुसलमानों की संपत्ति है। तो पहले तो ये सरकार की संपत्ति होनी चाहिए थी। उसके बाद समय समय पर इसमें इसको संशोधन होते रहे और लेकिन 1995 में वक्फ एक्ट में जो क्या नाम है संशोधन हुआ, वो भारतीय संविधान की जो मूल ढांचा है, मूल चिंतन है, जो समानता का जो जिसमें एक वो है, हाँ, वो जो है बाधित होता है इस एक्ट से। और क्योंकि फैब्रिक भी हाँ बाधित हाँ होता है। क्योंकि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी अहमियत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रकट करने वाली है। और दूसरा है ये जो वक्फ बोर्ड है, 32 वक्फ बोर्ड है पूरे देश के अंदर स्टेट के, उनमें हर एक में 7 मेंबर्स होते हैं, वो सातों के साथ मुसलमान होते हैं। हाँ। उनका एक सर्वेयर होता है, वो भी मुसलमान अधिकारी होता है, भी मुसलमान उनका होता है, अधिकारी नेता भी मुसलमान होता है। वो सर्वेयर जाकर के किसी भी स्थान पर खड़े होकर यदि ये कह दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उन्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी जमीन कहता है। 2013 के बाद ऐसा हुआ है ना? ये 1995 95, लेकिन हाँ, 2013 में भी कुछ संशोधन अभी हुआ। आता हूँ मैं उसको 2013 पर। तो उनको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आपकी जमीन यदि वक्फ बोर्ड ने कह दी तो आप जाकर के वक्फ बोर्ड के सामने जाएं और ये कहें कि ये संपत्ति हमारी है, हमारे पास ये सबूत है। अब आप उस वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे जिस वक्फ बोर्ड ने के अधिकारी ने अपनी संपत्ति घोषित किया है, सातों एक ही विशेष मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से मैं यदि ये कहूं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जमीन भी हम अधिकृत करेंगे और ट्रिब्यूनल भी हमारा, चोर भी हम हैं, थानेदार भी हम हैं और न्यायाधीश भी हम हैं, सारे ट्रिब्यूनल भी हमारा, ट्रिब्यूनल भी हमारे हैं। तो ये जो एक्ट बनाया गया है कांग्रेस सरकार ने 1995 में देश को तोड़ने के लिए, मात्र मुस्लिम समाज के लोगों को के वोट लेने के लिए बनाया, क्योंकि उस समय चुनाव होने वाले थे। तो ये प्रावधान देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हुए
हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, पारसियों की, जैनों की, बौद्धों की जो संपत्ति है उस पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए यह एक्ट बनाया है। इस्लामीकरण करने का हाँ देश है, ये आपने आरोप हाँ लगाया है हाँ। राज्यसभा में। पहले उसमें यह प्राविधान था कि जो मुसलमान उसको अपनी संपत्ति दान करें वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। 2013 में, 1955 का जो एक्ट है। हाँ, हाँ हाँ। 2013 में उसको भी संशोधित कर दिया अच्छा। और उसमें से मुस्लिम शब्द निकाल दिया गया। यानी वो किसी की भी संपत्ति पर जहां चाहे जब चाहे कब्जा कर सकते हैं। सो किसी भी देश की अदालत में हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, अदालत के अधिकार में नहीं आता। तो ये समानांतर कानून की व्यवस्था भारत जो है संविधान से चलता है, संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा कोई भी कानून जो है संविधान के सामने नहीं चल सकता। तो ये जो कानून है ये अलोकतांत्रिक है, देश को तोड़ने वाला है, देश के अंदर पृथकतावाद के जहर पैदा करने वाला है। इसलिए ये कानून जो है निरस्त होना चाहिए, ये मैंने मांग की। अच्छा, अब एक आपने कुछ गांवों का जिक्र किया, अगर वो दर्शकों के लिए आप बताएं तो कुछ ऐसे गांव हैं तमिलनाडु में जहां पे जिन गांवों को वक्फ में बोल दिया कि इनकी सारी जमीन हमारी है, और वहां पे 95% हिंदू पॉपुलेशन रहती है। बाकायदा कई रिपोर्ट्स भी इस पे पब्लिश हुई। और जब आपने ये बातें अब राज्यसभा में बोल रहे थे तो आपके पीछे जो आपके पार्टी के सांसद बैठे थे वो भी, उनका भी जो एक्सप्रेशंस थे वो भी चौंक गए आंकड़ों के हमारी साथ। अब पार्टी के नहीं, दूसरे पार्टी के लोगों ने भी तालियां बजाई। अच्छा। जी। हाँ, तो ये उन गांवों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, तमिलनाडु के हैं गांव? तमिलनाडु के 6 गांव, हम्म 6 गांव की संपत्ति पर वक्फ ने अपना कब्जा घोषित कर दिया। उसमें से एक गांव की मैं जानकारी आपको फिलहाल दे रहा हूँ। उस तिरुचि जिला है, उस गांव में, उस जिले में गांव है तिसचेंथरई। उसकी 95% आबादी हिंदू है, 5% मुसलमान है। और उस गांव को पूरी संपत्ति, मकान वगैरह, उनकी खेती योग्य जमीन वगैरह पूरी संपत्ति वक्फ ने कहा कि ये हमारी जमीन है, इसको खाली करो। उस गांव में 1500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर है, उस मंदिर को पर भी उन्होंने अपना कब्जा घोषित कर दिया। जबकि इस्लाम का जो प्रादुर्भाव वो तो 15 साल पहले था नहीं, बाद में हुआ है। हाँ? और दूसरे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल और चल रहा है, वो मैं आपकी जानकारी बताना चाहता हूँ कि वो जैसे इन गांव की ज़मीन उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू किया तो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, डर गए अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसके द्वारा फिर वो धर्मांतरण का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सत्य है। ये सत्य है। हाँ, पूरी तरीके से धर्मांतरण की ये बड़ी प्रक्रिया बड़ी सुनियोजित तरीके से चल रही है। तो ये एक्ट जो है गैर कानूनी है, देश को तोड़ने वाला है, देश के अंदर जहर पैदा करने वाला है। और जो लोग इस एक्ट को लाए या जो लोग इस 1995-2013 के एक्ट का समर्थन करते हैं, वो एक प्रकार से मेरी दृष्टि में देश के दुश्मन हैं। वो ऐसे लोग हैं जो वोट के लालच में देश को बेच भी सकते हैं। अच्छा, एक पिटिशन अभी फाइल हुई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तमाम पिटिशनें वक्फ को लेकर फाइल हुई हैं अलग अलग कोर्ट में, पर हाल ही में पिटिशन फाइल हुई तो उसकी बात करते हैं। उसमें लिखा गया है कि भाई वक्फ से 1 रुपया भी सरकार को पैसा नहीं जाता है। वहीं हिंदुओं के 4 लाख मंदिरों से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है सरकार को। वक्फ बोर्ड से एक भी पैसा नहीं जाता है। तो जहां आप एक तरफ सर इक्वालिटी की बात करते हैं, जहां आप एक तरफ समान स्तर की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक धर्म से आप 1 लाख करोड़ की वसूली कर रहे हैं, और वहीं एक धर्म को जहां पे आप अधिकारी भी दे रहे हैं, जहां पे आप नेता भी दे रहे हैं, जहां आप कब्जा करने का अधिकार भी दे रहे हैं, जहां आप खुद कोर्ट बनने का अधिकार भी दे रहे हैं, उनसे 1 रुपए का भी पैसा नहीं ले रहे हैं। मेरा यही कथन है, और यहीं तक बात सीमित नहीं है कि हिंदुओं से लाखों करोड़ रुपया हम हिंदू मंदिरों से लेते हैं, पूजा घरों से, उनसे 1 रुपया नहीं लेते। उनके जो सेवादार हैं, उनके जो रख रखाव वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको बाकायदा तनख्वाह भी मिलती है, वेतन मिलता है, वेतन मिलता है, सरकारी कोष से। और इसके आगे की एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, और दबा के भ्रष्टाचार भी है। बहुत किससे भ्रष्टाचार किया है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि उस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि वक्फ बोर्ड कोई विद्यालय प्रारंभ करेगा, कोई अस्पताल बनाएगा, अन्य कोई काम करेगा, तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी। यानी सरकार
उनको पैसा देती है और हमसे पैसा हमारे पूजागरों से छीनती है, यह अनुचित है। ये प्रावधान भी तो ये खत्म। आपने राज्यसभा में स्पीच दिया, राज्यसभा में आपने नोटिस देके। ये ऐसा है कि हमको जो जिस नियम के अंतर्गत है उसमें मात्र 3 मिनट मिलता है, तो उससे ज्यादा हम नहीं वरना बोलते आप ये लगता है 3 घंटे भी बोल सकते थे हाँ, मतलब। 3 घंटे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। बट 3 मिनट की आपकी स्पीच काफी वायरल हुई है। अब आपसे ये समझना चाहूंगा, अब आपसे मेरा ये सवाल है, आप सरकार में हैं, आप जिस राज्य से आते हैं वो राज्य सबसे ज्यादा सांसद देता है दिल्ली को, उसी राज्य का बहुत बड़ा योगदान है आपकी सरकार चलने में। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, क्यों नहीं खारिज कर देते इस एक्ट को, क्यों नहीं देखिए, कोई एक बड़ा फैसला ले लेते? क्या आपको रोक रहा है? सांसद आपके, विधायक आपके, कम से कम एक राज्य में तो इसको लागू करिए आप। अब आपसे मेरा सवाल ये है हरनाथ जी, कि इतने साल बाद अब आपको अगर राज्यसभा में बोलना पड़ रहा है, आपकी ही सरकार है, तो उसका दोषी कौन है? जिन्होंने गलती की हो तो की, उनको तो आप एक्सपोज कर रहे हैं आज मेरे इंटरव्यू में, पर अब इसका दोषी कौन? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जानता है, दुनिया जानती है कि देश को समृद्ध बनाने की दृष्टि से, देश की एकता की दृष्टि से, सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, और कांग्रेस सरकार ने जो पाप किए थे, अपराध किए थे, उनको समाप्त करने के लिए उच्च मानदंड स्थापित करने किए। कोई क्या कभी ये सोचता था कि धारा 370 समाप्त कर दी जाएगी? असंभव लोग मानते थे। धारा 370 को समाप्त किया। कोई ये सोचता था कि 3 तलाक कम खत्म हो जाएगी? 3 तलाक खत्म किया। ऐसे ही देश का विभाजन करने वाली, पृथकता का भाव प्रकट करने वाले जितने भी प्रावधान हैं, वो चाहे समान नागरिकता का मुद्दा हो, चाहे ये हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, गवर्नमेंट इन पर गंभीरता से विचार कर रही है। कई बार गवर्नमेंट बैकफुट पे भी चली जाती है, जब देश में प्रोटेस्ट होने लगता है, जब लोग सड़कों पे आने लगते हैं, तो क्या छठी करें, रहने दो। नहीं, आप विषयांतर मत करिए, फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी फैसले लेते हैं और फैसले लेंगे। हाँ, और ले रहे हैं, और देश की एकता अखंडता के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ, देश की जो हमारी संस्कृति है उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और दुनिया महसूस कर रही है कि देश बदल रहा है। जो देश के अंदर निराशा का भाव था 2014 से पहले से, कुंठा का भाव था, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब आम आदमी ये सोचने लगा कि नहीं, मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो परिवर्तन आ सकता है। वो परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे श्योर कर रहे हैं आज हमारे व्यूअर्स को, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। सुनिश्चित तौर से परिवर्तन आ रहा है। और अभी ये, अब आप देखिए, दुनिया में कहीं पर भी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। हाँ। अब ये जी सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, सामान्य बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असाधारण बात है। असाधारण। हाँ, इससे प्रकट होता है कि हिंदुस्तान की मान, सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर कितनी ऊंची जा रही है। आज कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े देश हैं, कोई भी बड़ा फैसला लेने से हिंदुस्तान के साथ वो शेयर करते हैं। ये हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि है। तो हम हरनाथ सिंह जी से बात कर रहे थे, इन्होंने खैर G20 तक लेके गए पूरे विषय को, असाधारण बात है। पर विषय घूम फिर के वहीं आता है जो कि मैंने इनसे आखिरी सवाल पूछा कि भाई 8 साल आपकी सरकार को हो गए, अभी तक कोई कड़ा फैसला क्यों नहीं लिया गया? सांसद आपके, और ये जिस राज्य से आते हैं वहां से सबसे ज्यादा सांसद और विधायक चुन के आते हैं, लेकिन इस पूरे विंटर सेशन के दौरान अगर कोई एक स्पीच, अगर एक कोई स्पीच वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसको लोगों ने देखा है, जिसको रिट्वीट किया, शेयर किया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, तो वो हरनाथ सिंह जी की राज्यसभा की स्पीच थी, जिसमें इन्होंने पूरे एक्ट के धागे ना सिर्फ खोले, बल्कि एक सामान्य भाषा में राज्यसभा के पटल से इन्होंने देश की जनता को संदेश दिया और समझाया कि कैसे ये एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के फैब्रिक है उसके विपरीत है, कैसे इस बोर्ड में बैठे अधिकारी, इस बोर्ड के द्वारा किए गए सभी कामों को सरकार फंड करती है, इसके बदले में सरकार इनसे पैसे भी नहीं लेती है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, ये जिस जमीन पे दावा ठोक दें वो जमीन इनकी हो जाती है, अगर सामने वाले को आपत्ति है तो वो इन्हीं के ट्रिब्यूनल में आए। तो एक तरीके से कैसे पूरा तंत्र चलाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि वक्फ की आड़ में धर्मांतरण भी किया जा रहा है बड़े पैमाने पे।
कैमरे के पीछे सुमित जगोरी है, मैं सिद्धांत मिश्रा, यह रिपोर्ट दिल्ली से आपके लिए लेके आ रहा हूँ।